हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में मेरे साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी का, जो कि मैं एलपीजी चैप्टर आपको पढ़ा रहा था। उसी चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और आउटसोर्सिंग का भी हम टॉपिक क्लियर कर ही लेंगे साथ साथ। मतलब आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो हमारा पहला टॉपिक जो है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है आपको बता देता हूँ। जब हमने क्या करा, अपने इकोनॉमी को प्राइवेट करा, मींस कि जो प्राइवेट लोग होते हैं जैसे लाइक पब्लिक होता है, पब्लिक में जो लोग होते हैं बिजनेसमैन बड़े बड़े, ठीक है, जब वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की चीजों को खरीद लेते हैं, क्लियर, या मान लो अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट। आपको बता देता हूँ किसी समय पे हमारे टाइम में यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं था इतना। ठीक है, 1991 से अगर पहले की मैं बात करूँ तो हमारे पास प्राइवेटाइजेशन नहीं था ज्यादा, लेकिन 1991 के बाद ठीक हमें क्या करना पड़ा, प्राइवेट करना पड़ा, क्योंकि हम क्या चाहते थे, पोटेंशियल चाहते थे अपने इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के पोटेंशियल का मतलब कि हम इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते थे, तो उसी को लेकर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। तो प्राइवेटाइजेशन की मीनिंग क्या होती है? तो प्राइवेटाइजेशन की मीनिंग है कि मींस द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, एक सिंपल सा स्टेप है कि ट्रांसफर करी जा रही है ओनरशिप। जैसे कि लाइक पब्लिक जो है, मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, उन कंपनीज का जो राइट है वो किसको दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इसकी मीनिंग में पढ़ता हूँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू एंटरप्रेन्योर और इन द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या करा गया है, इसमें ट्रांसफर कर दी गई ओनरशिप, क्लियर, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। और हम प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीका है प्राइवेटाइजेशन करने का। पहला तरीका ये है कि आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर दो, फिर दूसरा तरीका आपका जो है वो है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर में जो भी कंपनीज आती हैं उसके अंडर उन सभी कंपनीज के राइट, जिस भी कंपनी का राइट्स मतलब वो बेचना चाहती है तो वो क्या करती है, पब्लिक को सेल कर देती है। पब्लिक मतलब उन बड़े बिजनेसमैनों को सेल कर देती है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये दो तरीके होते हैं जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। तो बस प्राइवेटाइजेशन का इतना ही छोटा सा टॉपिक था। सो कंप्लीट हो गया ये, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में, ध्यान रखना ये चीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है उसके भी जल्दी से हम पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीनिंग इंटरेक्टिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। आपको पता है कि हमारे जो भी कुछ ट्रेड वगैरह हम जब करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ भी हो, तो उसमें हम क्या होता है, कुछ बैरियर्स लगे रहते हैं। मींस एक तरीके से मान लो रेस्ट्रिक्शंस होती है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ड्यूटीज होती है लाइक वो हमारी बैरियर्स होती है या रेस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन अब क्या करा गया ग्लोबलाइजेशन में कि ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे से, क्लियर। और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंडिया की इकोनॉमी को क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, मतलब मिला लिया गया या मान लो जोड़ दिया गया। तो ये इसकी एक सिंपल सी डिफाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, उसका मान लो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है या नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव इफेक्ट की, तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहला, ग्रेट द एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। इनने क्या करा, ग्रेटर एक्सेस दे दिया हमें ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट मतलब वर्ल्ड मार्केट की हमें ज्यादा एक्सेस हो गई। अब हम मतलब मोस्टली देशों के साथ क्या कर सकते थे, अपना ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी, सिंपल, जब हम दूसरे देशों से वो करेंगे तो दूसरे देशों में जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है या मान लो जो भी डेवलप की जा रही है टेक्नोलॉजी, उन टेक्नोलॉजी को अब हम भी यूज कर सकते थे। देन बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टर फॉर द लार्जर इंडस्ट्रीज। ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ, जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर था, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट उनको क्या हो चुकी थी, मिल चुकी थी, इसलिए। लेकिन वही ना, इसके ये तो चलो मान लो हमने फायदे थे, लेकिन वहीं इसके कुछ नुकसान भी थे, जिसे हम कह सकते हैं इसके एक तरीके से डीमेरिट्स मान सकते हो आप इसके, है ना। अब देखो सबसे पहला डीमेरिट्स क्या था इसका, या मान लो इसके जो बुरे प्रभाव थे वो थे कि ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ जो बेनिफिट मिला वो डेवलप कंट्रीज को ही मिला। डेवलप कंट्रीज लाइक जैसे अमेरिका, ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज आपकी, इन्हीं कंट्रीज को क्या मिला, ज्यादा फायदा मिला। क्यों? क्योंकि जो इन कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जिसे हम एमएनसीज थी, हमारी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उनको बढ़ावा मिल गया, ठीक है। वो क्या हुआ, अब अपने देश से दूसरे देशों में क्या हो गई, फैल गई, ठीक है। तो इससे कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज को इसका क्या मिला, मोस्टली फायदा
मिला। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, कॉम्प्रोमाइज कर दिया वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर था, ठीक है, जो गवर्नमेंट किया करती थी कभी सोशल वेलफेयर, मतलब जो पब्लिक होती थी उसके लिए जो भी फायदे की चीजें करती थी या काम करती थी गवर्नमेंट, उसमें सब में क्या हो गया, थोड़ी सी कटौती हो गई, मींस आप कह सकते हो रिडक्शन कर दिया गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन आने से। तो इसने क्या करा, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करा वेलफेयर ऑफ सोशल, ठीक है, या मान लो सोशल पीपल। और साथ में क्या हुआ, आइडेंटिटी जो थी पुअर पीपल्स की, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे लाइक दिस इंडिया, ठीक है, ऐसी कंट्रीज की जो लोग थे उनकी एक तरीके से मान लो आइडेंटिटी खो ही गई। रीजन, बड़ी कंपनी के मालिक थे, बड़ी पहचान बनने लगी, लेकिन गरीबों को पूछा जाना बंद हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट थे। वहीं अगर हम बात करें अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आउटसोर्सिंग। क्लियर, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है, देखो इसमें क्या करा जाता है, आउटसोर्सिंग ध्यान रखना ग्लोबलाइजेशन के आने से ही आई है। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमारा कोई काम है, ठीक, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वो काम अपने आप कर रहे थे, क्लियर है, या मान लो अपने किसी पर्सनल लेवल से ही हम करवा रहे थे, जो हमारे मतलब काम करने वाला कोई भी था उससे ही हम करवा रहे थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा है काम, पर अब वो हम क्या कर रहे हैं, अपने काम को, अपनी उस एक्टिविटी को किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं कि भाई तू करके दे, हम तुझे इसके बदले क्या देंगे, पैसा देंगे। अब इसका कहने का मतलब जैसे कि मान लो, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो एमएनसी कंपनी है कोई, ठीक है, अमेरिका की। अब अमेरिका की एमएनसी कंपनी है, अब वो क्या कर रही है, अपनी कुछ डेटा को स्टोर करवाना चाहती है, उस पर काम करवाना चाहती है, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपने देश में ना कंपनी खोलकर उन्होंने क्या करा, इंडिया के लोगों को ये काम दे दिया। अब क्यों दिया मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो इंडिया में क्या चीप लेबर है, उसको सस्ता पड़ेगा और उसको ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर वो अपना खुद का करेगा तो उसमें उसको एक्सपेंस ज्यादा लगेगा ना। तो आउटसोर्सिंग में यही होता है कि हम अपनी एक्टिविटीज को किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं करने के लिए, और उसके बदले में हम उसको न्यूमरेशन दे देते हैं, मतलब उसको पैसे देते हैं उसके बदले। अब यहाँ देखो, आउटसोर्सिंग रेफरेंस टू कंट्रीब्यूट या कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द इट्स एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज का थर्ड पार्टी के साथ, विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो एक्टिविटीज जो पहले ऑर्गेनाइजेशन ही कर रहा था, पर अब उसने किस क्या करा, थर्ड पार्टी को दे दिया वो काम, ठीक है। तो ये होती है आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग का ध्यान रखना ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे, क्योंकि देखो आउटसोर्सिंग के कारण ही बहुत सारी कंपनीज जो है वो एक देश से दूसरे देश में क्या करवा रही है, काम करवा रही है। और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। आपने कॉल सेंटर्स वगैरह का नाम तो सुने होगा, कॉमन वाली बात है। तो ये कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं ये सारे आउटसोर्सिंग ही इंडस्ट्रीज हैं, सारी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं, दूसरी कंपनीज का डेटा ले लेते हैं, ठीक है, और उस डेटा को यूज करते हैं, फिर यूज करके उस कंपनी के लिए काम करते हैं। तो यही आउटसोर्सिंग है, कॉल सेंटर्स वगैरह या आईटी इंडस्ट्रीज जो है हमारी, ये सारी की सारी आपकी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज है। तो इनसे यही फायदा मिलता है, और इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प होती है, जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन हो सकती है, और एमएनसी कंपनीज को बेनिफिट भी मिला है इससे काफी, ठीक है। चलो ये था आउटसोर्सिंग। अब एक चीज बताता हूँ आपको, छोटा सा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाम कभी सुना भी होगा इसका पहले भी, क्योंकि तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आपको बताता हूँ, पहले किसी समय पे डब्ल्यूटीओ नहीं हुआ करता था, इसके बजाय गाट हुआ करता था, ठीक है। गाट हुआ करता था, GATT जैसे हम बोलते हैं। इसका पूरा नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक्स, क्लियर। तो इसी का सक्सेसर मान लो डब्ल्यूटीओ बना, मतलब जब ये गैट खत्म हुआ तो उसका सक्सेसर कौन बन के आया, डब्ल्यूटीओ बन के आया, ओके। और ऐसा कब हुआ, ऐसा हुआ 1995 में। 1995 में डब्ल्यूटीओ को गैट का सक्सेसर बनाया गया, ठीक है। हमारे जो डब्ल्यूटीओ है उसके कुछ मेजर फंक्शंस हैं। देखो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। उसके बाद दूसरा था रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर तैयार करेगा, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है वो फैसिलिटेट, उसके लिए क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार करेगा जो कि रूल बेस्ड होगा, मतलब कानून बनाए जाएंगे और इसी कानून के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग बिजनेस किया जाएगा, ओके। दूसरा काम। तीसरा काम है एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विस, और इसका तीसरा काम जो है वो है प्रोडक्शन सर्विस को बढ़ाए और ट्रेड को भी बढ़ाए, एंड टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो भी वर्ल्ड रिसोर्सेज है सभी कंट्रीज की, उसको एक सही तरीके से क्या करा जाए, यूटिलाइज किया जाए। देन टू प्रमोट या प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इसको साथ में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी काम है। जैसे कि कंपनियां क्या होती है, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज करती है जिससे एनवायरमेंट को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो उस चीज से बचाने का काम भी डब्ल्यूटीओ का ही है।
तो ये कुछ WTO के बारे में थी थोड़ी सी बातें, तो बहुत सिंपल था ये सेकंड पार्ट इसका। तो आप इस पार्ट को अच्छे से देख लेना, कोई अगर फिर भी डाउट रह जाता आपके मन में या नहीं आता कोई चीज समझ में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।